घटनाचक्र तुगलक वंश। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक करौना जनजाति का तुर्क था जो बलबन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों में नेतृत्व किया था तथा उसे मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसे मंगोलों को पराजित किया। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली पर सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ़ किया गया। राजस्व वसूली के सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर मुक्ति जागीरें दी गई। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु कर न देने वाले, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों और चोरों को कठोर दंड दिए गए। बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1331 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले जाना। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नगरीय आत्मनपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर के निज़ामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा तथा मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद। देवगिरी को कुब्बत उल इस्लाम भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई है। बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। एक है दोआब में कर में वृद्धि, देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना और खुरासान पर आक्रमण और कराचील की ओर अभियान। इब्न बतूता मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताबुल रेहला नाम की अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उनकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक के
सामान्य फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उसने बेकारी यानी बेरोजगारी समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 20 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नान गृह, 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण कराया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आजादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट मलिक गाजी शाहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसने व्यय अनुमान के साथ दीवाने विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। प्रथम नहर 150 मील लंबी थी जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी 96 मील लंबी थी जो सतलज से घग्गर नदी तक जाती थी। तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी घग्गर नदी से फिरोजाबाद तक थी। पांचवी यमुना नदी से फिरोजाबाद तक थी। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और रातियों की सुविधा के लिए लगभग 150 कुएं भी खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों अथवा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा अब हरियाणा के यमुनानगर जिले में से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान 12 हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या खेत स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग का स्थापना की कि उससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद भी करवाया। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 से 1412 ईस्वी तुगलक वंश के अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज शाह के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया। दोनों शासकों ने एक साथ दिल्ली के छोटे राज्य पर शासन किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1396 ईस्वी में किया। यह कथन इसी शासन के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालक
पालम तक फैली हुई है। तैमूर के आक्रमण 1398 में दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसने खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर आक्रमण कर एक नए सैयद वंश की नींव डाली। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? आंसर हो जाएगा ए गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया था। उसे मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में इसके उत्तराधिकारियों को तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? आंसर हो जाएगा तुगलक वंश का संस्थापक था। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक को। तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकदम तथा खूतों को उसके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ किया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया तथा सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण वाला गयासुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? आंसर हो जाएगा डी तुगलक वंश। गुलाम वंश सुल्तानों से 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 तक शासन किया। तुगलक वंश ने शासकों 1320 से 1412 तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। अमीरे कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेरफेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? 7 का आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। आंसर हो जाएगा दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों से एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तित के विभिन्न कारण बताए गए। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। आंसर हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए थे और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया था, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के कथानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्यरूप से प्रेरित करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में गाय खातू के समय में सांकेतिक मुद्रा का चलन में आई, यद्यपि वहाँ
यह प्रयोग असफल हुआ, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उस देशों से प्रेरणा ली की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिससे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न करने के कारण असफल रही। ये सही है, पढ़ लेते हैं ये वाला। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्के को इब्न बतूता मोरक्को का यात्री द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्के टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। यानी ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, सही है। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। दोआब में कर में वृद्धि, देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान का आक्रमण और कराचील की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिए जाने लगा। मूल देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल। इब्न बतूता 1333 से 47 ईस्वी मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? आंसर हो जाएगा मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तंजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया। किताब उल रहेला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया था, दफन है 19 का डी। आंसर हो जाएगा नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में पूरी उड़ीसा में हुई, जिन्हें बाद में नालंदा बिहार में दफनाया गया। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तांगी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तांगी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तांगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को
रोजगार दिलवाया था? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकरण कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर रोजगार खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य को गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उसने बेकारी यानी बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 27 का आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपनी सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमादुल मुल्क को है। घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। मुहम्मद तुगलक के बाद उनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। फिरोज दासों का बहुत शौकीन था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन घरों का निर्माण कराया। इसके बाद बसाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान इसने इकदला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्ट मलिक गाजी शाहना। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह है, आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक शासन का भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए कारण प्रसिद्ध था। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक़ सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? आंसर हो जाएगा ये फिरोज शाह तुगलक ने। हक़ सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा था? आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? आंसर हो जाएगा बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम ने विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मण ने भूख हड़ताल की। अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? आंसर हो जाएगा भी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? आंसर हो जाएगा बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों का मरम्मत करवाने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने
पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण में से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा अब हरियाणा के यमुनानगर जिले में से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली की वर्तमान बड़ा हिंदू अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेटक स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने उस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसे दोनों संप्रदायों के लोगों के एक दूसरे को विचारों को समझने में बेहतर हो सके? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे कि उसे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है? आंसर हो जाएगा डी, अजीजुद्दीन खान। फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खालिद ने किया। यह अनुवाद कार्य दलायाल ई फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। आंसर जगह बी, फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उन्हें कुशल हकीम रखे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? आंसर हो जाएगा बी, एक खैराती अस्पताल था दारुल सफा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर हो जाएगा सी, नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह। नासिरुद्दीन उद मोहम्मद शाह 1394 से 1412 ईस्वी में तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां से जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की पंजाब का सूबेदार खिज़्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज ने एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन मुहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। यह कथन इन्हीं शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूर के किसके शासन काल में भारत का आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक वंश नसरुद्दीन मुहम्मद शाह 1394 से 1412 ईस्वी में काल में 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वतंत्र स्पष्ट किया था। उसमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश, दूसरा था धन प्राप्ति। जानने के लिए पहले उसने खिज़्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उपयुक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? आंसर जगह बी, 1398। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? आंसर जगह बी, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण 1398 में दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया गया। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह की मृत्यु के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज़्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। निम्नलिखित में से उसे कालक्रम के क्रमबद्ध कीजिए। आंसर हो जाएगा सी, यानी 1, 2, 3, 4, यानी रुकनुद्दीन, मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में था। मुबारक खां 1316 से 1320 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक 1351 से
राशि आलम शाह 1445 से 1451। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मुबारक खां 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक दिल्ली का सुल्तान रहा तथा सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा।